सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। कई बार हमारा मन अति विचलित हो जाता है और हमें लगता है कि हर काम तुरंत हो जाना चाहिए, पर वास्तविकता ये है कि हर काम अपने सही समय पर हो वही बेहतर है। कहा जाता है, कबीरदास जी का दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े ऋतु आए फल होए। अर्थात जीवन में हर कार्य अपने समय से हो वही बेहतर है। जिस प्रकार माली 100 घड़े पानी डालता है एक पौधे में, लेकिन फल उसमें ऋतु आने पर यानी सही समय पर ही आते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में हर कार्य समय से होना चाहिए और इसके लिए धैर्य रखना आवश्यक है। आइए समय की पहचान करते हैं और इसके लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, सोमवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। सकारात्मक सोच जीवन में स्वर्ण की खोज के समान है। जो इसे प्राप्त कर लेता है उसका जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। नकारात्मकता जीवन को हानि पहुंचाती है और विकास होने से रोकती है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक विचारों को दूर करने का सबसे प्रभावशाली उपाय है कि उसे सकारात्मक सोच और विचारों से बदल दिया जाए और इसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना, अर्थात अच्छी व प्रेरणादायक विचारों को सुनना और पढ़ना अति उपयोगी सिद्ध होता है। अलक्ष्मीराविशत्येनं शयानमलसं नरं निस्संशयं फलं लब्ध्वा दक्षो भूतिमुपाश्नुते। आलसी और अधिक सोने वाले मनुष्य को दरिद्रता प्राप्त होती है, पर कार्यकुशल मनुष्य निश्चय ही अभीष्ट फल प्राप्त कर ऐश्वर्य का उपभोग करता है। The one who sleeps too much and is lazy earns only poverty, while the one who is efficient definitely gets the desired success. आज इस प्रभाग में बात करेंगे कुछ ऐसी साहित्यिक रचनाओं की जिन्हें हाल ही में यूनेस्को संस्था द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक की रचनाओं में शामिल किया गया है। क्योंकि भारतीय जो हमारी परंपरा है उसके साथ साथ जो साहित्यिक धरोहर है वो ही बेहद विशेष है। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन से ग्रंथ हैं और उनकी विशेषता क्या है, और इसे जानने के लिए देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। अनुचित उचित काज कछु होई, समझू करिय भल कह सब कोई। व्यक्ति को कोई भी काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उससे मिलने वाला परिणाम उचित होगा या अनुचित। ये चौपाई है गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामचरितमानस की। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण व्यावहारिक जीवन दर्शन को समेटे हुए है, जिसमें मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन के विभिन्न अंगों को अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से गोस्वामी जी ने परस्पर स्नेह, सम्मान के साथ कर्तव्य परायणता के माध्यम से जीवन को समृद्ध, सुखी बनाने में असंख्य प्रतिम योगदान दिया है। अब बात करते हैं पंचतंत्र की। माना जाता है कि पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा ने 3री शताब्दी में की। पंचतंत्र में मनुष्य पात्रों के अलावा पशु पक्षियों को पात्र बनाकर कथाओं के माध्यम से शिक्षा दी गई। पंचतंत्र की कहानियां अत्यंत जीवंत हैं।
इनमें लोक व्यवहार को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। इस ग्रंथ की महत्ता इससे प्रतिपादित होती है कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग हर भाषा में हो चुका है और यह भारत की सर्वाधिक अनुदित साहित्यिक रचना है। सहृदयालोक लोचन यह ग्रंथ आचार्य आनंद वर्धन द्वारा लिखा गया संस्कृत का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। सहृदयालोक को काव्यालोक और ध्वन्यालोक भी कहते हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र के इतिहास में ध्वन्यालोक एक युगांतरकारी ग्रंथ है। इस ग्रंथ के द्वारा ध्वनि सिद्धांत की उद्भावना और प्रतिष्ठा करके आनंद वर्धन ने साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में महनीयतम स्थान प्राप्त किया। आचार्य आनंद वर्धन ने अपने से प्राचीन युग की साहित्य शास्त्रीय मान्यताओं और आलोचनाओं के सिद्धांत के मार्ग को मोड़कर एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में भारतीय साहित्य के इन 3 ग्रंथों को शामिल किया। मंगोलिया के उलान बटार में एशिया प्रशांत विश्व स्मारक समिति के 10वीं बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इन 3 महान ग्रंथों को अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बैठक में सदस्य देशों के 38 प्रतिनिधि और 40 पर्यवेक्षक एक साथ आए। ये साहित्यिक जगत में और निस्संदेह जो हमारा अकादमिक जगत है, विशेषकर जो लोग हमारी प्राचीन परंपराओं के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके लिए ये बहुत एक तरह की प्रेरणादायी चीज़ है। क्योंकि हम अपनी ग्रंथ परंपरा का जब अध्ययन करते हैं तो उसकी प्राचीनता कितना पुरातन है और उसके साथ ही उसकी क्या वैधानिकता है, ऑथेंटिसिटी है, ये जो है वो रीजनल रजिस्टर के नॉमिनेशन से सिद्ध होता है। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोचन ऐसी कालजयी रचनाएं हैं जिन्होंने समय और स्थान से परे जाकर भारत के भीतर और बाहर पाठकों और साहित्य प्रेमियों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह उपलब्धि वैश्विक सांस्कृतिक संरक्षण और भारत की साहित्यिक विरासत की उन्नति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। इन साहित्यिक उत्कृष्ट कृतियों का सम्मान करके समाज न केवल उनके रचनाकारों की रचनात्मक प्रतिभा को श्रद्धांजलि देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उनका गहन ज्ञान और कालातीत शिक्षाएं भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहें। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। जिस प्रकार साहित्य और ज्ञान हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, उसी प्रकार सही पोषण हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। व्यक्ति का शारीरिक विकास उचित तरह से हो और उसका स्वास्थ्य बेहतर बने, इसके लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषण मिलता है हमें खाद्य पदार्थों से। यदि पोषण की कमी हो हमारे आहार में तो ये कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है। इससे रोग भी हो सकते हैं और स्वास्थ्य प्रभावित भी हो सकता है। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण तत्व है आयोडीन। आयोडीन की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छी क्रियाएं करने के लिए होती है और बेहद महत्वपूर्ण तत्व है ये। यदि इसकी पूर्ति न हो यानी पर्याप्त आयोडीन का सेवन न किया जाए तो कई रोगों का कारण बन सकता है। क्या है आयोडीन का महत्व हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए और कैसे मिल सकता है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन, आइए समझ लेते हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सही पोषण की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है आयोडीन, जिसका मानसिक और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। गर्भवती महिलाओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में अधिक मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थायराइड के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए होती है। ये थायराइड हार्मोन T4 और T3 के उत्पादन को विनियमित करने में सहायता करता है। कम थायराइड हार्मोन उत्पादन और हाइपोथायराइडिज्म को रोकने के लिए पर्याप्त आयोडीन प्राप्त करना आवश्यक होता है। आयोडीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसके सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण रोल है थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट और थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस में। अगर आयोडीन की कमी हो तो जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने T3 और T4 नामक हार्मोन्स को सही तरह से नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। भारत की सरकार ने सन 1962 में ये निर्णय लिया था कि एक यूनिवर्सल
सॉल्ट आयोडाइजेशन किया जाए। इसका मतलब कि जो सॉल्ट, जो नमक हम यूज़ कर रहे हैं घर में, उसमें ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि उसमें आयोडीन से फोर्टिफिकेशन किया जाए। और आज की डेट में इंडिया में सभी घरों में ये आयोडाइज सॉल्ट यूज़ किया जा रहा है और इसी सॉल्ट को यूज़ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि हम इसकी डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकें और थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम ना आए। थायराइड का उत्पादन ठीक हो और इसकी प्रक्रिया ठीक हो पाए, इसमें आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायराइड को चयापचय के लिए आवश्यक हार्मोन का उत्पादन करने के लिए आयोडीन उपयोगी होता है। इसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिसका अर्थ है कि थायराइड उतना अच्छा कार्य नहीं करता जितना उसे करना चाहिए, जिसकी वजह से व्यक्ति को थकान, जोड़ों में दर्द और प्रजनन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ये खनिज गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हड्डियों और मस्तिष्क के उचित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोडीन का महत्व संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए है और इसके कई लाभ हैं। गर्भावस्था में सहायक होता है आयोडीन। गर्भस्थ शिशु के विकास में उपयोगी। शिशु के मस्तिष्क का उचित विकास हो, इसके लिए आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मिलनी चाहिए। बच्चों में संज्ञात्मक कार्य यानी कॉग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाता है। जन्म के समय शिशु का वजन सही हो, इसमें भी आयोडीन महत्वपूर्ण है। थायराइड हार्मोन के संतुलन के लिए आयोडीन आवश्यक है। अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को आयोडीन डेफिशिएंसी है तो इसका बहुत खराब असर होने वाले शिशु पे आ सकता है और शिशु का जो थायराइड ग्लैंड है उसके डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जिस वजह से नवजात शिशु को कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें उसको थायराइड हार्मोन के लेवल्स कम होने के कारण उसके दिमागी डेवलपमेंट में या शारीरिक डेवलपमेंट में दोनों में ही काफ़ी प्रॉब्लम आएगी और बच्चे का IQ काफ़ी कम हो सकता है, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। और ये जो स्थिति है ये पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है, इसकी रोकथाम बिल्कुल संभव है। इसीलिए मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि आयोडाइज सॉल्ट का ही यूज़ किया जाना चाहिए और किसी तरह का सॉल्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बड़े बच्चों की या अडल्ट्स की बात करें, उनमें भी आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण हमें काफ़ी लक्षण मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आम तौर पे देखे जाने वाला लक्षण जो है उसको हम गॉइटर बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गर्दन का एरिया जहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे सूजन हो सकती है और कई बार ये अगर लॉन्ग स्टैंडिंग बहुत लंबे समय से आयोडीन डेफिशिएंसी है तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट का अपने रोज़मर्रा के खाने में प्रयोग करें तो हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी और हमें किसी और सोर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। शरीर में आयोडीन की कमी होने पर कई बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। आयोडीन की कमी से होने वाले विकार विश्व भर में बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिनके विषय में जागरूकता आवश्यक है और इनसे बचाव भी किया जा सकता है। पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से बचाव करने का उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आयोडीन की कमी यदि गर्भावस्था में हो तो न सिर्फ मां को कई समस्याएं हो सकती हैं, बल्कि शिशु का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। शिशु में मंद बुद्धि और शारीरिक विकास को क्षति हो सकती है और इससे बचाव का बहुत ही सरल उपाय है कि आयोडीन नमक का प्रयोग किया जाए। छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं और बीमारियों से बचाव भी कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आप थोड़ी बातों का ध्यान रखिए, छोटे छोटे कदम उठाइए और एक सेहतमंद जिंदगी अपने लिए और अपने परिवार के लिए सुनिश्चित कीजिए। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस प्रकार हमारी बेहतर स्वास्थ्य और सेहत के लिए पोषण अनिवार्य है, यदि पोषण का ध्यान न रखा जाए तो कई पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। वहीं अगर खान पान उचित न हो तो पेट संबंधित बीमारियां होने की संभावना रहती है। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी ही समस्या है जो उचित खान पान न लेने के कारण होती है। इसमें कौन सी यौगिक क्रियाएं आपके लिए सहयोगी और लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, आइए देखते हैं। नमस्ते, सबको प्रणाम। मेरा नाम है राम। आज हम 2 आसन का अभ्यास करने वाले हैं जो कि IBS एक पाचन तंत्र का विकार है, उसके लिए बहुत सहायक और फलदायक रहेंगे। तो यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे, दोनों घुटनों और पैरों के बीच में डिस्टेंस रखेंगे। राइट हैंड की मदद से राइट हील को पकड़ के लेफ्ट आर्म को घुमाते हुए हिप्स और चेस्ट को सामने पुश करेंगे। सांस भरते हुए हम पोस्चर में आएंगे और यहाँ पे हम सांस भरते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। धीरे से लेफ्ट आर्म को घुमाते हुए हिप्स को नीचे लाएंगे और आर्म को साइड में लेके आएंगे। यहाँ से हम दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे जो कि है अधोमुख श्वान आसन। यहाँ से दोनों हाथों को सामने लाएंगे, फिंगर्स को ओपन रखते हुए धीरे से टोस को टक करके लेग्स को स्ट्रेट करेंगे और पूरे बॉडी वेट को पीछे की तरफ लाएंगे। पाम को प्रेस करते हुए हिप को ऊपर पुश करेंगे, नेक को न्यूट्रल रखते हुए आर्म्स के बीच में और हील को नीचे रखेंगे। जितना हो सके सांस भरते रहना है, सांस छोड़ते रहना है, होल्ड नहीं करेंगे और बॉडी वेट को पीछे की तरफ लेग्स की तरफ लेके जाएंगे और फिर धीरे से दोनों नीज को नीचे रखते हुए पोस्चर रिलीज करेंगे और बैठ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु श्री हंसा जी योगेंद्र जी से इस रोग के बारे में। नमस्कार। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में ही गड़बड़, ये ठीक रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर पर उसका असर पड़ता है। बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा खाना खाएं जो अल्कलाइन नेचर में हो। जैसे कद्दू होता है, सफ़ेद भोपला, उसका रस पिए या उसको काट के खाएं पकने के बाद में। ये छोटे छोटे जो बीजे होते हैं जैसे चिया सीड्स है, भोपले का सीड्स है, और ये सारे नेचुरल सीड्स, बीजे, तिल का बीज, ये सब खाना ज़रूरी है। तीसरा, एक साथ पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा 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 दिन भर में खाएं। दिन में 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना ज़रूरी है। फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फल, ये तो हेल्थ के लिए अच्छा है ही, मगर सब थोड़े प्रमाण में। हल्का चलना, हमेशा कुछ भी खाएं उसके बाद हल्का चलें, थोड़े से कदम रखें, कम से कम 100 कदम, इससे पेट बहुत सही स्थिति में रहेगा। थोड़े से आसन करें, पेट का प्राणायाम करें, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है और हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना ज़रूरी है। नमस्कार।
छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर, जिनका ज्ञान रखकर अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ज्ञान चाहे अपने स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर भाषा का, जीवन में अति उपयोगी सिद्ध होता है। कहा जाता है ज्ञानी वो नहीं है जो बहुत सी बातें जानता है, ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो कार्य की बातें जानता है और सही समय आने पर उनका उचित प्रयोग भी कर पाता है। ज्ञान को अर्जित करते रहना जितना आवश्यक है उतना ही उपयोगी होता है। निरंतर अभ्यास से उसमें कुशलता प्राप्त करते रहना। तो आइए संस्कृत पाठशाला में चलते हैं, लेते हैं संस्कृत का ज्ञान हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ और सीखते हैं उत्तम पुरुष के वाक्यों को संस्कृत में बनाना। नमो नमः मित्राणि, संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हम अपने पिछले अंक में उत्तम पुरुष की क्रियाओं और अहम कर्तृपद के साथ एक वचन वाक्यों का अभ्यास कर रहे थे। आइए अभ्यास के इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे और बना लेते हैं कुछ और नए वाक्य। वाक्य है मैं ले जाता हूँ। इसके लिए संस्कृत में कहेंगे अहम नयामि। अहम नयामि अर्थात मैं ले जाता हूं। अहम स्मरामि। अहम स्मरामि अर्थात मैं याद करता हूं, मैं स्मरण करता हूं। अहम वदामि। अहम वदामि अर्थात मैं बोलता हूं। अहम इच्छामि। अहम इच्छामि अर्थात मैं इच्छा करता हूं। वाक्य है मैं गिरता हूं। इसके लिए संस्कृत में कहेंगे अहम पतामि। अहम पतामि मैं गिरता हूं। अहम नृत्यामि। अहम नृत्यामि अर्थात मैं नाचता हूं, मैं नृत्य करता हूं। अहम जिघ्रामि। अहम जिघ्रामि अर्थात मैं सूंघता हूं। अहम ध्यायामि। अहम ध्यायामि अर्थात मैं ध्यान करता हूं। अहम मिलामि। अहम मिलामि अर्थात मैं मिलता हूं। वाक्य है अहम उपविशामि। अहम उपविशामि अर्थात मैं बैठता हूं। अहम तिष्ठामि। अहम तिष्ठामि अर्थात मैं ठहरता हूं। अहम शृणोमि। अहम शृणोमि अर्थात मैं सुनता हूं। अहम पृच्छामि। अहम पृच्छामि अर्थात मैं पूछता हूं। अहम गच्छामि। अहम गच्छामि अर्थात मैं जाता हूं। अहम धावामि। अहम धावामि अर्थात मैं दौड़ता हूं। अहम स्थापयामि। अहम स्थापयामि अर्थात मैं रखता हूं। अहम प्रक्षालयामि। अहम प्रक्षालयामि अर्थात मैं सफाई करता हूं, मैं धोता हूं। अहम स्वीकरोमि। अहम स्वीकरोमि अर्थात मैं स्वीकार करता हूं। मित्रों, पुनरपि आपसे निवेदन है, सिखाए जा रहे वाक्यों का अभ्यास अवश्य करते रहिए। आप अपने भी नए वाक्य बनाकर सोशल मीडिया पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से प्रश्न भी लिख सकते हैं। तो करते रहें संस्कृत का अभ्यास, इससे निश्चित ही होगा आपके भाषा अभ्यास में विकास। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। संस्कृत भाषा का अभ्यास करते रहिए, जिससे आपकी भाषा बेहतर हो और जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें कुछ नया किया जाए, कुछ नई चीज़ें सीखें और अपनी रुचि के कार्य बनाएं। क्योंकि कहा जाता है कि शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाते हैं असंभव और कठिन लक्ष्य भी मेहनत और प्रयत्न करने से, जब हर काम को अपनी किस्मत और भाग्य पर टाला नहीं जाता। तो आप निरंतर मेहनत करते रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।